हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। शुरू करेंगे 30 नवंबर 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। साथ ही हमने करंट अफेयर्स की जो सीरीज स्टार्ट की है जिसमें प्रीलिम्स मेंस के करंट अफेयर्स प्लस ऐसे राइटिंग के वीडियोस कैसे उसको करना है, कैसे लिखना है ऐसे, एंड इसके साथ साथ 5 फुल लेंथ टेस्ट पेपर्स आपको दिए जाएंगे। वो अवेलेबल स्टार्ट है, उसका रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले आज के सवालों के साथ जो कि प्रीलिम्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहला सवाल है, नासा के सोफिया मिशन के बारे में 2 स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नासा का सोफिया मिशन है ये। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज अ लैंडर रोवर प्रोजेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द मून। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इट हैज कंफर्म्ड द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द मून। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या नन। क्वेश्चन नंबर 2 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया शेयर बॉर्डर विद म्यांमार। इनमें से कौन से इंडियन स्टेट्स हैं जो कि म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। फर्स्ट इज नागालैंड, सेकंड इज मणिपुर, थर्ड इज अरुणाचल प्रदेश। अब आपको बताना है करेक्टली कौन कौन से स्टेट्स हैं जो कि म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो ऑप्शंस आर 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड। नतांज फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट ईरान एंड दूसरा है बराकाह न्यूक्लियर पावर प्लांट यूएई। तो आपको बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच्ड है। 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या नन। तो आप अपनी तरफ से अटेम्प्ट कर लीजिए क्वेश्चन को। यू हैव टू अटेम्प्ट दीज 3 क्वेश्चंस। इजी क्वेश्चंस है, मैं आंसर्स आपको बताऊंगा, आप उसको मैच कर लीजिएगा एंड देन डू टेल मी कि कितने आपके सही थे। तो पहला सवाल जो था नासा का सोफिया मिशन, उसका स्टेटमेंट 1 जो है वो गलत स्टेटमेंट, दैट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। सोफिया के बारे में आपको बता दूं, इट इज द स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी। याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म क्या है, स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी। ये नासा का प्रोजेक्ट जरूर है लेकिन इसमें एक रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप है जो कि क्या काम करता है, टू ऑब्जर्व द इंफ्रारेड यूनिवर्स। ये इंफ्रारेड यूनिवर्स को मतलब कि ऑब्जर्व करने के लिए ये प्रोजेक्ट है ना। एंड दूसरा स्टेटमेंट जरूर सही है क्योंकि नासा का जो ये स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी है, इसी ने कंफर्म किया है फॉर द फर्स्ट टाइम दैट वाटर इज देयर ऑन द सनलिट सरफेस ऑफ द मून, है ना। दिस इज द डिस्कवरी विच हैज बीन डन बाय द सोफिया। बट पहला स्टेटमेंट जो कि है कि ये सरफेस ऑफ मून पे एक रोवर का प्रोजेक्ट है, तो दैट इज रॉन्ग, ठीक है ना। दूसरा स्टेटमेंट था कि दूसरा क्वेश्चन था कि कौन कौन से स्टेट्स हैं जो कि म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो यहाँ पे नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश का नाम लिखा है, ये तीनों ही करते हैं, ठीक है ना। इनके साथ एक स्टेट और है जो कि म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करता है, मैं आपको बताता हूँ, उसका नाम है मिजोरम। तो ठीक है ना, इसको याद रखिएगा, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, दीज आर द 4 स्टेट्स दैट शेयर बॉर्डर विद द म्यांमार कंट्री, ठीक है ना। तो ये 4 स्टेट्स होते हैं। वैसे मैंने जो से आपको बता दिया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया एंड मणिपुर हो गया। तो ये आप याद रख सकते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ये तीसरे सवाल का आंसर भी बोथ है, दोनों ही सही मैच है। नतांज का जो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट है वो ईरान में ही लोकेटेड है और बराकाह न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो यूएई में लोकेटेड है। तो ये दोनों भी सही हैं। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स। मूव करते हैं मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है जिसके आंसर्स आपको लिखने हैं। अब आप लिख सकते हैं आइदर इन आवर टेलीग्राम ग्रुप और यू कैन राइट द आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो, है ना। कमेंट सेक्शन में भी आप अपने पॉइंट दे सकते हैं, दोनों जगह पे आप कहीं पे भी जहां आपका मन हो, बट लिखना जरूरी है। द मेन थिंग इज दैट यू हैव टू राइट द आंसर। सवाल है, इफ नॉट फार्म लॉज देन व्हाट आर द पॉसिबल सॉल्यूशंस फॉर एंडिंग द फार्मिंग वोज ऑफ इंडियन फार्मर्स, ठीक है ना। अगर फार्म लॉज सोल्यूशन नहीं थे तो क्या सोल्यूशन है फार्मिंग के जो वोज है इंडियन फार्मर्स के, उनको दूर करने के। तो इफ नॉट फार्म लॉज देन व्हाट आर द पॉसिबल सॉल्यूशंस फॉर एंडिंग द फार्मिंग वोज ऑफ इंडियन फार्मर्स। सो दिस इज द क्वेश्चन व्हिच यू हैव टू मे आंसर एंड डू आंसर मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, न्यूज एनालिसिस पार्ट में आते हैं। तो पहली जो न्यूज है वो है, रिसर्चर्स ने एक रिलीज की है एक स्टडी जिसका नाम है इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज
on 2 high altitude restricted and endemic fly catchers of the Western Ghats। अब एक स्टडी रिलीज की गई है रिगार्डिंग द 2 फ्लाई कैचर्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। अब ये 2 कौन से फ्लाई कैचर्स हैं वेस्टर्न घाट्स के? तो 2 एंडेमिक स्पीशीज हैं वेस्टर्न घाट की। पहली है ब्लैक एंड ऑरेंज फ्लाई कैचर, जिसको BOF बोलते हैं, ब्लैक एंड ऑरेंज फ्लाई कैचर, और दूसरी नीलगिरी फ्लाई कैचर। ठीक है ना? तो मेक श्योर पहली चीज तो आपको ये याद रखने की ये 2 स्पीशीज जो हैं वो फ्लाई कैचर की स्पीशीज है, ब्लैक एंड ऑरेंज फ्लाई कैचर और नीलगिरी फ्लाई कैचर, जो कि किस रीजन में एंडेमिक है? वेस्टर्न घाट्स रीजन की एंडेमिक स्पीशीज है। और इनके रिगार्डिंग जो स्टडी हुई है इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन दीज 2 हाई एल्टीट्यूड रिस्ट्रिक्टेड एंड एंडेमिक फ्लाई कैचर्स, ये वेस्टर्न घाट्स के स्पीशीज हैं। ठीक है ना? स्टडी का एम क्या है? द एम ऑफ द स्टडी इज टू डिटरमाइन द करंट पोटेंशियल सुटेबिलिटी एंड पॉसिबल रिस्पॉन्स ऑफ द स्पीशीज टू फ्यूचर क्लाइमेट चेंज। दिस वॉज डन यूजिंग द मैक्सएंट एल्गोरिदम। तो मैक्सएंट एल्गोरिदम का यूज किया गया। याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा कि मैक्सएंट अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए, मैं इसको लिख करके आपको बताता हूं कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये मैक्स एंट क्या है, व्हाट इज दिस मैक्स एंट, तो इट इज एल्गोरिदम जिसका यूज किया जाता है टू स्टडी कि क्लाइमेट चेंज का क्या इंपैक्ट रहा है ऑन दिस पर्टिकुलर स्पीशीज एंड ऑल। तो मैक्स एंट बेसिकली एक मैक्सिमम एंट्रोपी मॉडलिंग मेथडोलॉजी है। याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म होता है मैक्सिमम एंट्रोपी मॉडलिंग। याद रखिएगा, द फुल फॉर्म इज मैक्सिमम एंट्रोपी मॉडलिंग, एंड ये प्रिडिक्ट करता है कि स्पीशीज का अकरेंस या डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा, किस तरीके से स्प्रेड रहेंगे इन केस ऑफ सर्टेन इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स, मतलब कि इन्वायरमेंट के जो अलग अलग वेरिएबल्स हैं उनकी कंडीशन क्या रहे तो क्या डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा स्पीशीज का। इसको स्टडी करने के लिए मैक्सिमम एंट्रोपी जो मॉडल है उसका यूज किया गया है, मैक्सएंट एल्गोरिदम बोलते हैं इसको। ठीक है ना? तो ये फाइंडिंग्स ने क्या बताया है? इन फाइंडिंग्स ने बताया दैट दीज 2 स्पीशीज जो 2 हम BOF और नीलगिरी फ्लाई कैचर की हम बात कर रहे हैं, ये स्पीशीज दे कैन सफर अ टोटल लॉस ऑफ 31% एंड 46% ऑफ देयर रेंज बाय 2050 ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। तो इन 2 स्पीशीज के बारे में कहा गया है कि जो ब्लैक एंड ऑरेंज फ्लाई कैचर है वो अपना 31% रेंज लूज कर देगा, और जो नीलगिरी फ्लाई कैचर है वो अपना 46% रेंज लूज कर देगा बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज बाय 2050। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। ठीक है ना? अब थोड़ा सा मैं आपको ब्लैक एंड ऑरेंज फ्लाई कैचर और नीलगिरी फ्लाई कैचर के बारे में बता दूं तो दे आर मोनोटिपिक स्पीशीज एंडेमिक टू द सदर्न वेस्टर्न घाट्स एंड कन्फाइंड टू हायर एलिवेशंस। हायर एलिवेशंस में रहते हैं। अब एक चीज आपको ऐसे रट्टा मारनी पड़ेगी, मोनोटाइपिक या मोनोटाइपिक स्पीशीज, ये आपको ये क्योंकि मुझे भी नहीं पता क्या है ये। ठीक है, मोनोटाइपिक स्पीशीज, लेकिन कुछ चीजें क्या है अपने को कई बार रट्टा भी मारना पड़ता है कि भाई मोनोटाइपिक स्पीशीज है, ठीक है मोनोटाइपिक स्पीशीज है, याद कर लिया। एंडेमिक कहाँ के हैं? सदर्न वेस्टर्न घाट्स की तरफ एंडेमिक है। ठीक है ना? एंड BOF प्रिफर्स द अंडर स्टोरी ऑफ शोला फॉरेस्ट। तो जो ये ब्लैक एंड ऑरेंज फ्लाई कैचर है ना, ये शोला फॉरेस्ट वाले रीजन में लाई करते हैं। नीलगिरी के बहुत फेमस है शोला फॉरेस्ट, आप सबको पता होना चाहिए, उसी रीजन में लाई करते हैं ये। एंड शोला फॉरेस्ट के ऊपर ऑलरेडी एक क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा हुआ है, तो आपके लिए आज एक सवाल रहेगा, कमेंट सेक्शन में प्लीज बताना है ना। इन चीजों से बचा मत करो, अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करो। आप में से एक बंदा भी अगर लिख देगा ना, तो बता रहा हूं कम से कम 50 से 100 200 500 लोगों का भला हो जाएगा। तो प्लीज डू दिस एक्सरसाइज फ्रॉम योर साइड। मुझे शोला फॉरेस्ट के बारे में कमेंट सेक्शन में करके बताओ, शोला फॉरेस्ट। ठीक है ना? एक आध चीज तो मैं देता हूं यार, वो आप कर सकते हो ना, तो दैट इज द थिंग। आप शोला फॉरेस्ट के बारे में लिख करके बताना। दूसरी जो न्यूज है वो ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने लॉन्च किए हैं 2 प्रोजेक्ट। पहला है रिवाइवल ऑफ नामदा क्राफ्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो कश्मीर का एक क्राफ्ट है जिसको नामदा क्राफ्ट बोलते हैं। देयर इज अ स्पेशल क्राफ्ट नेम्ड एज द नामदा क्राफ्ट, NAMDA, नामदा क्राफ्ट। एंड इसको डेवलप करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने कहा है। दूसरा चीज है अपस्किलिंग ऑफ आर्टिजन्स एंड वीवर्स ऑफ कश्मीर अंडर द रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग कंपोनेंट ऑफ PMKY। तो ये जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, उसके अंतर्गत एक आम चल रही, एक प्रोजेक्ट चल रहा है, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग बोलते हैं, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। याद रखिएगा, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग अगर आपसे पूछे किस स्कीम का या किस प्रोजेक्ट का हिस्सा है, तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का हिस्सा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का हिस्सा है, ये आप याद रख सकते हैं।
अब ऑथर के अकॉर्डिंग दो ये प्रोजेक्ट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करने वाली है। तो अब पहला जो था वो था नामदा प्रोजेक्ट के बारे में, नामदा क्राफ्ट के बारे में। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है नामदा क्राफ्ट हमारे लिए जानना। नामदा क्राफ्ट याद रखेगा 11th सेंचुरी में ड्यूरिंग द रीन ऑफ 11th सेंचुरी में, नहीं 11th सेंचुरी गलत लिखा एक्चुअली, ये 16th सेंचुरी में याद रखेगा। नामदा क्राफ्ट एक्चुअली में 16th सेंचुरी में जब अकबर का रीन था ना उस समय इसको डेवलप किया गया था। 11th सेंचुरी दैट इज रॉन्ग, 11th सेंचुरी नहीं, इसको 16th सेंचुरी आप कर देना, ये तब की है। एंड नामदा बेसिकली क्राफ्ट है इज अ रग मेड अप ऑफ शीप वूल। इसको ज्यादा जरूरी है आपको ध्यान देना है ना। टाइम पीरियड तो वो आपसे नहीं पूछेंगे इतना ज्यादा, लेकिन वो आपसे ये जरूर पूछेंगे कि ये किस तरीके का क्या क्राफ्ट है। तो इट्स एक्चुअली नामदा क्राफ्ट एक रग होता है विच इज मेड अप ऑफ शीप वूल थ्रू अ फेल्टिंग टेक्निक इंस्टेड ऑफ नॉर्मल वीविंग प्रोसेस। मतलब कि इसमें नॉर्मल वीविंग प्रोसेस की नहीं करते, वीविंग का यूज नहीं करते, इसमें फेल्टिंग प्रोसेस का यूज करते हैं, वीविंग का यूज नहीं करते। जो नॉर्मल वीवर्स होते हैं ना वो वीविंग करते हैं, बट इसको बनाने के लिए नामदा का जो वूल है, रग है, उसको बनाने के लिए वूल में आप फेल्टिंग प्रोसेस यूज करते हैं, ना कि वीविंग प्रोसेस। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा याद रखिएगा कि नामदा क्राफ्ट इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन कश्मीर हाउस होल्ड्स फॉर फ्लोर कवरिंग एंड मैट्रेसेस। तो फुल फ्लोर कवरिंग रग है, और ऑब्वियसली बात है रग आप सब जानते होंगे, तो रग का यूज कैसे करते हैं, तो यहाँ पे फ्लोर कवरिंग डेकोरेशन या कहना चाहिए मैट्रेसेस के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट ऑल्सो। तो ये आपको याद रखना है। तीसरा जो न्यूज है वो है पसीफे प्रोजेक्ट, PASIPHAE, पसीफे प्रोजेक्ट याद रखिएगा, PASIPHAE। इसमें साइंटिस्ट एम टू स्टडी द पोलराइजेशन ऑफ द लाइट्स कमिंग फ्रॉम मिलियंस ऑफ स्टार्स। याद रखिएगा, मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा टफ नहीं करना चाहता हूँ, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो फिर एक तो हमारे चैनल का नाम है एग्जाम्स मेड सिंपल, हम एग्जाम्स में टफ नहीं बनना चाहते हम, इसलिए मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में जो फैक्ट्स आप याद रख सकते हैं, जिन फैक्ट्स को याद रखने से आपका काम हो जाएगा यूपीएससी में, प्रीलिम्स में, क्योंकि अपने को काम निकालना है, अपने को वहां पे रिसर्च नहीं करने की। आप मेरे से कल सवाल पूछे कि सर मुझे तो उसके डिटेल में मोनोटाइपिक के भी वर्जन्स के बारे में जानने की जरूरत है, तो ये आपकी पर्सनल जो फैंटेसीज हैं उनको मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा इससे न्यूज एनालिसिस के थ्रू। तो आपको क्या करना है कि जितना बता रहे हैं ना उतने पे ध्यान दो, बाकी चीजों को अभी जब आईएएस बन जाना उसके बाद सारी चीजें डिटेल में देखना है ना। तो कई लोग पूछेंगे सर मोनोटाइपिक के भी 2 टाइप होते हैं, उन टाइप के, तो हम ये इंसेप्शन नहीं खेल रहे हैं कि सपने में सपना है ना। तो ये सारी चीजें अपन बाद में देखेंगे डिटेल में, है ना। तो अपने को जो फैक्ट से काम हो जाए, जिससे यूपीएससी क्लियर हो जाए, प्रीलिम्स क्लियर हो जाए, वो हमको उतना ध्यान देना है। ठीक है, तो पोलराइजेशन बेसिकली एक प्रॉपर्टी होती है लाइट की विच रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन दैट द लाइट वेव्स ऑसिलेट। तो लाइट वेव्स किस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे हैं, इसको डिटरमाइन करने की जो प्रॉपर्टी होती है वो एक्चुअली में पोलराइजेशन कहलाता है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट कहलाता है। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट है इसका थोड़ा मैं फुल फॉर्म आपको बता दूं। फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार यूपीएससी सिर्फ फुल फॉर्म पूछ लेगा और वहां पे अपन सबसे बेसिक क्वेश्चन गलत कर देंगे। ठीक है ना, तो फुल फॉर्म देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका है पोलर एरियाज स्टेलर इमेजिंग इन पोलराइजेशन हाई एक्यूरेसी एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है पोलर एरियाज स्टेलर इमेजिंग इन पोलराइजेशन हाई एक्यूरेसी एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू विल ट्राई टू रिमेंबर दिस थिंग। इसको याद रखने की कोशिश तो कर ही लेना। अब जैसे क्या होता है, जो पोलराइजेशन है ना, पोलराइजेशन एक्चुअली प्रॉपर्टी है जो कि आपने वेव्स के बारे में जानते हैं। वेव्स 2-3 तरीके की होती हैं, एक होता है ट्रांसवर्स वेव्स होती है, लॉन्गिट्यूडिनल होती है। तो ट्रांसवर्स वेव्स की प्रॉपर्टी है जो कि एक्चुअली में इसके ऑसिलेशन की डायरेक्शन बताती है। ठीक है ना, मैंने आपको बता, देखो क्या होता है जब आप ट्रांसवर्स वेव्स के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा ये टेक्निकल ज्यादा है, इसीलिए मैं देखो बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि मेरे को बहुत सारी चीजें, कुछ चीजें मेरे को जैसे पता है लेकिन वो इतनी ज्यादा टेक्निकल है कि आप उसको जानेंगे तो आप थोड़ा कंफ्यूज ज्यादा होंगे। ठीक है ना, अब कुल मिला करके पोलराइजेशन क्या होता है, मैं आपको जैसा था, ट्रांसवर्स वेव्स जो होती हैं वो उनका एक ज्योमेट्रिकल ओरिएंटेशन होता है कि किस डायरेक्शन में वो ऑसिलेट करती हैं।
तो वो किस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रही हैं। कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए ट्रांसवर्स वेव्स ऑसिलेट करती हैं एंड किस डायरेक्शन में वो ऑसिलेट करती हैं, ये पता लगाने का जो बेसिकली प्रॉपर्टी है उसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन, कि किस तरफ पोलराइज्ड है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ देयर ऑसिलेशन, दिस इज व्हाट वी ऑब्जर्व यूजिंग दिस पोलराइजेशन प्रॉपर्टी। ठीक है ना, तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। ठीक है, अब ट्रांसवर्स वेव्स मैंने आपको चूंकि टर्म बता दिया है, तो ये बेसिकली ट्रांसवर्स वेव्स वो होती है जिसमें ऑल पॉइंट्स ऑन द वेव दे ऑसिलेट अलोंग पाथ एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव्स एडवांस। मतलब कि वेव जिस डायरेक्शन में एडवांस कर रही है, मतलब जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रही है, वेव के सारे पॉइंट उसके राइट एंगल में ऑसिलेट करते हैं। ठीक है ना, दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। ट्रांसवर्स वेव्स में जो ऑसिलेशन होता है, जो रिपल्स आते हैं, जो ऑसिलेशन होता है, वो राइट एंगल में होता है टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव्स एडवांस। तो कुल मिलाकर के ये भी याद रखिएगा कि जैसे जब वेव यहाँ पे मूव कर रही है इस तरह से ऑसिलेट कर रही है, तो जो डायरेक्शन ऑफ द मतलब कि जो ये जो वेव के पार्टिकल हैं एट एवरी मूवमेंट दे विल बी परपेंडिकुलर। मतलब कि अगर डायरेक्शन ऑफ एडवांस ये है तो जो वो होगा पार्टिकल्स जो ऑसिलेट करेंगे राइट एंगल में ऑसिलेट कर रहे होंगे, दैट दे विल बी एट द 90 डिग्री टू दैट। ठीक है ना, तो ये ट्रांसवर्स वेव्स बनाते हैं। तो ये थोड़े से फैक्ट्स आपको मैंने बता दिया। आई होप यू विल ट्राई टू रिमेंबर दीज फैक्ट्स, याद रखने की कोशिश करेगा। फार्म लॉस को रिपील कर लिया गया है विदाउट अ डिबेट। रिपील के बारे में अगर आप में से कोई पूछेगा तो मैं वैसे बता देता हूं, कोई पूछेगा तो पहले बता दूं कि रिपील करने के लिए मैंने आपको बताया था कि रिपील करने के दो तरीके होते हैं। एक तो आप लॉ लाते हो, आप लॉ लेके आते हो और लॉ लाने से मतलब वो सिंपल जैसे मेजॉरिटी है वो पास कर देती है तो बिल रिपील हो जाता है। ठीक है ना, कई बार आपने देखा होगा कि कई लॉज आते हैं उनमें खुद ही एक सेक्शन लिखा रहता है कि ये जो वो सेक्शन से वो ये जो एक्ट है ये रिपील हो जाएंगे, तो वो भी एक तरीके से लॉ ही हो गया ना, कि लॉ के अंदर ही तो लिखा आ रहा है, तो ऐसा हो जाता है रिपील करने का। दूसरा तरीका ऑर्डिनेंस से भी आप रिपील कर सकते हैं, लेकिन ऑर्डिनेंस से जब आप रिपील करते हो तो वही वाली जो लॉ में प्रोसेस है ना, कि पार्लियामेंट जब मिलती है उसके 6 हफ्तों के अंदर यानी 6 वीक्स के अंदर उसको दोबारा से पास करना पड़ेगा, तो वो इसमें भी लागू रहता है। ठीक है, आई होप यू विल ट्राई टू रिमेंबर दीज फैक्ट्स जो मैंने आपको बताए, याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अहेड विद मी, आप मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे है ₹1 बाउंटी ऑन जाइंट अफ्रीकन स्नेल्स। तो एक अफ्रीकन स्नेल जो है, अफ्रीकन स्नेल आप लिख लीजिए अफ्रीकन स्नेल जो है दैट इज एक्चुअली इन्वेसिव स्पीशीज जो कि केरला में बहुत परेशान कर रही है। तो यहाँ पे एक सनराइज करके मॉर्निंग वॉकर्स का ग्रुप है जिन्होंने ₹1 में स्नेल्स खरीदना शुरू कर दिए हैं एंड उनको जो बल्क में खरीद करके फिर वो उनको किल करते हैं, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि इन्वेसिव स्पीशीज है और ये नुकसान पहुंचा रही है न केवल क्रॉप्स को बल्कि हेल्थ हैजार्ड्स भी ये क्रिएट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली स्नेल्स ऐसे हैं अफ्रीकन स्नेल्स विच आर जाइंट अफ्रीकन स्नेल्स कहलाते हैं एंड दे आर एक्चुअली causing some concern to not only the crops but also to the health of the individuals and इसलिए ये जो ग्रुप है सनराइज नाम का they are actually doing that thing in the Kerala region। तो ये आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं। आगे मूव करते हैं, एडिटोरियल पार्ट पे आते हैं। पहला एडिटोरियल जो हम डिस्कस करेंगे है अ लॉन्च विंडो फॉर इंडिया एज अ स्पेस स्टार्टअप हब। ठीक है ना, तो सबसे पहले ऑथर ने कहा कि जो स्पेस की रेस है, स्पेस रेस, इट स्टार्टेड विद सोवियत यूनियंस लॉन्च ऑफ स्पुतनिक इन 1957। 1957 में जब स्पुतनिक का लॉन्च हुआ, 1957 में जब स्पुतनिक का लॉन्च हुआ, उसके बाद से स्पेस रेस जो है वो शुरू हो गई। ठीक है ना, तो उसके बाद हमने सबने देखा कि किस तरीके से अपोलो, फिर कोलंबिया, सारे अलग अलग मिशंस के बारे में हम सब जानते हैं किस तरीके से वो किए गए, है ना। इंडिया के बारे में ऑथर का कहना है कि इंडिया इज स्टिल अ वेरी मार्जिनल प्लेयर। इंडिया अभी भी बहुत ही मार्जिनल प्लेयर है। लास्ट ईयर हमने एक संस्था बनाई है जिसका नाम है इन स्पेस, आप सबको पता होगा इन स्पेस, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इसका फुल फॉर्म है, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। ये क्या करेगा, ये कमर्शियलाइज करने की कोशिश करेगा, कमर्शियलाइजेशन ऑफ द इंडियन स्पेस एक्टिविटीज। तो जो इसरो बना रहा था, देखो इसरो ऑलरेडी चीजें बना ही रहा था, तो इंडिया की जो स्पेस में जो अचीवमेंट्स हैं उनको कमर्शियलाइज करने के लिए एक ये ब्रांच बनाई गई जिसका नाम है इन स्पेस, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। ठीक है ना, तो अब बेसिकली इसरो की ये वो कमर्शियल आर्म है, आप बोल सकते हैं एक तरीके से। एक और आर्म के बारे में आप सबको पता होगा जिसको अंतरिक्ष बोलते हैं। अंतरिक्ष इज अगेन अनदर थिंग, अनदर कमर्शियल आर्म ओनली, और ये जो है ये प्राइवेट कमर्शियलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं जो इन स्पेस करेगा। ठीक है ना,
अब इंडिया जो स्पेस इकोनॉमी है वो लगभग $440 बिलियन की स्पेस इकोनॉमी है। $440 बिलियन की इकोनॉमी है, उसमें इंडिया का जो शेयर है ना वो 2% से भी कम है। इंडिया शेयर इन दैट सेक्टर इज लेस देन 2%। इसीलिए ऑथर ने कहा है कि इंडिया अभी भी एक बहुत ही मार्जिनल प्लेयर है इन द स्पेस फील्ड, है ना। अब ऑथर ने कहा है कि रीजंस क्या है कि क्यों इंडिया इतना ज्यादा पीछे है। सबसे पहला रीजन जो ऑथर ने कहा है वो है ब्रेन ड्रेन। जो ब्रेन ड्रेन है मतलब इंडियन साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, ये जो भी हैं ये सारे कहाँ चले जाते हैं, ये सारे चले जाते हैं फॉरेन में। ऑब्वियस सी बात है, अब इंडिया में ऑलरेडी सैलरी भी कम है, इंडिया में बहुत सारे बॉटलनेक्स भी हैं, है ना। दीज आर द रीजंस। और इन्वेस्टर्स भी इंडिया में नहीं आना चाहते स्पेशली इन सम फील्ड्स बिकॉज ऑफ जो भी, चाहे ईज ऑफ डूइंग का काम हो, चाहे यहाँ का जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म हो, चाहे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स भी आने में हिचकिचाते हैं। सो बेसिकली दीज आर द थिंग्स which are creating hurdles why मतलब कि क्यों इस तरीके से ऑपरेट होने में प्रॉब्लम हो रही है स्पेस फील्ड को। नाउ करंटली अ रिपोर्ट ऑन लीडिंग न्यूज पोर्टल सेज द रीजन फॉर लैक ऑफ इंडिपेंडेंट प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन द स्पेस इंक्लूड्स द एब्सेंस ऑफ फ्रेमवर्क टू प्रोवाइड ट्रांसपेरेंसी एंड क्लैरिटी इन लॉज। तो अभी ऑथर ने कहा कि एक और रीजन ये है कि इंडिया के जो लॉज हैं या फिर जो इंटरनेशनल लॉज भी हैं, सपोज करो जैसे आउटर स्पेस ट्रीटी हो गई, आउटर स्पेस ट्रीटी एक इंटरनेशनल लॉ है जो कि स्पेस को मॉनिटर करता है, ठीक है ना। तो जो इंडियन या इंटरनेशनल जो लॉज हैं वहां पे अभी भी क्लैरिटी नहीं है या ट्रांसपेरेंसी नहीं। दिस इज व्हाट द ऑथर सेज कि एक तो यहाँ ऑथर ने तो वैसे इंडियन लॉज की बात करी है मैं, लेकिन इसमें आप इंटरनेशनल लॉज भी इंक्लूड कर देते हो, क्योंकि लॉज की जो लैंग्वेज होती है ना वो बहुत ज्यादा मिसलीडिंग रहती है। वो इस तरीके से रहती है कि उसको बाद में कभी भी उसको री इंटरप्रेट करके अपने फेवर में उसको ट्विस्ट एंड टर्न कर लिया जाता है। तो कुल मिलाकर के जो लॉज की लैंग्वेज है वो क्लियर नहीं है, इसलिए ट्रांसपेरेंसी नहीं आ पा रही, क्लैरिटी नहीं आ पा रही। दिस इज व्हाट द ऑथर सेज। इसके अलावा ऑथर ने कुछ और रीजंस दिए हैं, जैसे कि ऑथर ने कहा है कि मतलब कि एक क्लियर कट पॉलिसी की जरूरत है, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने का एटमॉस्फेयर होने की जरूरत है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि जो ब्रेन ड्रेन है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के रह चुका है, दैट इज अनदर चैलेंज विच इज देयर, है ना। और ये सारी चीजें जो कि ऑथर ने कहा कि प्राइवेट प्लेयर्स को जब तक आप इंक्लूड नहीं करोगे तब तक आपका स्पेस सेक्टर डेवलप नहीं हो सकता। ऑब्वियस बात है, गवर्नमेंट की लिमिटेशंस हैं, है ना। तो इसीलिए ऑथर ने यहाँ पे फिर बहुत सारे सजेशंस भी दिए हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा एक एक करके। यहाँ पे ऑथर ने सबसे पहले कहा है कि प्राइवेट एक और रीजन और याद रखेगा, एक रीजन और जो है वो ये है, चौथा रीजन है ये कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको ये नहीं पता कि कितनी लायबिलिटी, अगर कुछ गलत हो जाता है, अगर मान लो कोई प्लान फेल हो जाता है या कोई मान लो किसी सिटी में गिर जाए, मान लो आपने कुछ स्पेस के लिए ट्राई किया बट वो समुद्र में ना करके किसी सिटी में गिर गया, तो उसकी लायबिलिटी कौन लेगा और वो लायबिलिटी कितनी होगी। जैसे कुछ कंट्रीज हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया में जो लायबिलिटी है वो $100 मिलियन तक उन्होंने कैप करके रखी, मतलब उसको लिमिट कर दिया है। बट यही चीज़ है कि इंडिया में क्लैरिटी है नहीं, तो प्राइवेट प्लेयर घुसने से पहले ये भी सब सोचते हैं ना कि कल को अगर कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, कल को अगर कोई नुकसान हो जाता है तो उस केस में लायबिलिटी किस पे होगी और कितनी होगी। दैट इज अनदर इशू जो कि सॉर्ट आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए ऑथर ने यहाँ पे ये कहा है कि हमको पहली चीज तो जो फॉरेन स्पेस एजेंसीज हैं या फॉरेन लॉज हैं रिगार्डिंग दीज, उनको पढ़ने की जरूरत है। दूसरा, हमको अमेरिका को देखने की जरूरत है जो कि काफी मदद ले रहा है, जैसे स्पेस एक्स से इतनी ज्यादा मदद ले रहा है कि अब स्पेस एक्स और ये सब वहां पे ब्लू ओरिजिन जो है, ये सारे जो अमेजन वाला है, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग स्पेस में क्रू तक भेज रहे हैं। मतलब इनको अपने स्पेस में अगर क्रू भी भेजना होता है ना तो वो इनके थ्रू, मतलब प्राइवेट प्लेयर वहां पे इतने आगे हैं, तो हमको भी स्पेस एक्स और जो ब्लू ओरिजिन का मॉडल है वो फॉलो करने की जरूरत है, हमको भी उनसे सीखने की जरूरत है। वी हैव टू लर्न फ्रॉम देम। और इंडिया में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है कि वो स्पेस का जो स्टार्टअप वाला फील्ड है उसको कैप्चर कर ले, है ना। इसरो गाइडिंग लाइट दे सकता है। एंड यहाँ पे ऑथर ने एक सजेशन और दिया कि इसरो को अब क्या करना चाहिए, एक मतलब नए टाइम में इनेबलर की तरह काम करना चाहिए रादर देन बीइंग अ सपोर्टर। मतलब वो इनेबलर बने, फैसिलिटेटर बने प्लस इनेबलर बने, गाइड बने और केवल सपोर्ट ना दे, है ना। तो दैट इज द थिंग विच वी वांट फ्रॉम द इसरो। दूसरा है, ऑथर ने ये सेकंड आर्टिकल जो है पवन मुलुक तुला का आर्टिकल है, इसमें जो ऑथर ने बात कही वो कही है कि आपको ग्रीन हाइड्रोजन को बूस्ट करने की जरूरत है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे ऑथर ने कहा कि जो हमारे रिन्यूएबल एनर्जी को अचीव करने का हम चाहते हैं वो बिना ग्रीन हाइड्रोजन के पूरा नहीं होने वाला है। दैट इज अनअचीवेबल विदाउट इन्वॉल्विंग द ग्रीन हाइड्रोजन। अब ऑथर ने यहाँ पे कहा कि अभी 75% जो इंडिया की एनर्जी डिमांड है वो कहाँ से होती है, वो कोल के थ्रू मीट होती है। ऑब्वियस सी बात है, कोल सेक्टर के थ्रू मीट होती है।
है ना, 75% ऑफ द डिमांड। अब यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी हम चाहते तो है टैप करना, लेकिन अभी फॉसिल फ्यूल को रिप्लेस करने के लिए आपको जो नई चीज़ है, जैसे कि आपको ग्रीन हाइड्रोजन इन पर्टिकुलर है, उसको क्रूशियल वेपन बनाना पड़ेगा। दिस इज व्हाट द ऑथर सेज। वहां पे हमको कैपेसिटी बिल्डिंग और ये सारी चीजें करने की जरूरत है। ऑथर ने ये कहा है कि जो हाइड्रोजन बेसिकली होता है, इट कैन प्रोवाइड द लोएस्ट कॉस्ट डीकार्बोनाइजेशन सोल्यूशन, है ना, तो लोएस्ट कॉस्ट डीकार्बोनाइजेशन सोल्यूशन आपका हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है। दैट इज द थिंग ऑथर ने कहा है। इसके अलावा ऑथर ने ये भी कहा है कि इसमें देखो क्या होता है, जो ग्रीन हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रोलिसिस से बनता है। क्या हाइड्रोजन के फॉर्मेशन से डिपेंड करता है कि वो कौन सा हाइड्रोजन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं तीनों आपको हाइड्रोजन बता दूं। पहला एक हाइड्रोजन होता है जो इलेक्ट्रोलिसिस से बनता है ऑफ वाटर, मतलब कि वाटर था, H2O था, उसके बिजली पास करा करके H2NO2, ये H2+O2 बना दिया, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर क्या हो दिया, H2+O2 क्या होता है, 2H2O, है ना, 2H2+O2, है ना। तो यहाँ पे इस तरीके से होती है, बैलेंसिंग द इक्वेशन कहलाती है। जब आप हाइड्रोजन के नंबर्स को बैलेंस करते हैं तो बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशन कहलाती है, जो हर स्टूडेंट को पता होगा, है ना। 2H2+O2 इक्वल्स टू 2H2O। तो जब अपन इसको ब्रेक करेंगे 2H2O को, तो ये भी निकलेगा भी, तो हाइड्रोजन निकलता है ना, तो इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस हो जाती है। तो वही ऑथर ने कहा है कि इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है। तो यहाँ पे ऑथर ने एक इशू जो उठाया कि जब आप ग्रीन हाइड्रोजन बनाओगे, ग्रीन हाइड्रोजन बनाते समय आपको इलेक्ट्रिसिटी बहुत जरूरी पड़ेगी, और इलेक्ट्रिसिटी का आपका सोल्यूशन ये है कि आप सोलार एनर्जी का यूज करें। मतलब जब आप सोलार एनर्जी का यूज करेंगे इन फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलिसिस के लिए, तो वो कहलाएगी ग्रीन हाइड्रोजन। अदरवाइज अगर आप कोल वाली इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे तो वो ग्रीन हाइड्रोजन नहीं कहलाएगी, क्योंकि वहां पे तो कोल ऑलरेडी निकल रहा है, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। अब ऑथर ने दूसरा बताया कि अब मान लो कार्बन निकल रहा है, कोई दूसरी प्रोसेस है, आपने कार्बन निकाला, बट आपने उस कार्बन को एटमॉस्फेयर पे नहीं रिलीज किया, आपने उसको टैप कर लिया कहीं पे। यू टैप्ड दैट कार्बन इंस्टेड ऑफ रिलीजिंग दैट इनटू द एटमॉस्फेयर। याद रखना, ये हाइड्रोजन की प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं। अगर रिन्यूएबल सोर्स से बन रही है तब तो ग्रीन हाइड्रोजन हो गई, लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी किसी ऐसे सोर्स से है जहां पे कार्बन एमिट हो रहा है, लेकिन वो कार्बन एटमॉस्फेयर में जा नहीं रहा है, उसको कहीं स्टोर कर दे रहे हैं, तो वो कहलाती है ब्लू हाइड्रोजन। दैट इज नोन एज द ब्लू हाइड्रोजन। और अब मान लो कि कार्बन निकल रहा है और कार्बन को स्टोर नहीं किया जा रहा है, वो एटमॉस्फेयर में रिलीज करते, तो वो कहलाती है ग्रे हाइड्रोजन। तो ये तीन तरीके के हाइड्रोजन होंगे। एक हो गया रिन्यूएबल सोर्सेज से, मतलब मान लो सोलार एनर्जी का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बनाई और उससे फिर इलेक्ट्रोलिसिस किया, तो वो तो ग्रीन हाइड्रोजन हो गई। अब मान लो कोई ऐसे फॉर्म की इलेक्ट्रिसिटी जिसमें कार्बन एमिट हो रहा है, मतलब रिन्यूएबल नहीं है और कार्बन एमिट हो रहा है, बट वो कार्बन एटमॉस्फेयर में जा नहीं रहा है, तो फिर वो बोलते हैं ब्लू हाइड्रोजन। और अगर कार्बन एमिट हो रहा है और जा भी रहा है तो कहलाती है आपकी ग्रे हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो ऑथर ने यहाँ पे यही सजेस्ट किया है कि हमको जरूरत है कि हम इसको यूज करें, उसमें वे क्लियर विजन दें, मतलब कि शॉर्ट टर्म से लेकर के मीडियम टर्म और मीडियम टर्म से लेकर के लॉन्ग टर्म हम विजन प्रोवाइड करें कि किस तरीके से ग्रीन हाइड्रोजन के फील्ड में पॉलिसीज रहेंगी, किस तरीके से ग्रीन हाइड्रोजन की फील्ड में हम आगे बढ़ेंगे। ये सारे विजन जब तक आप नहीं देंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि काम नहीं चलेगा, इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे, प्राइवेट प्लेयर्स अपना इंटरेस्ट नहीं शो करेंगे until and unless you give them a clear vision that yes we are going to have some policies for the green hydrogen in the future in the coming time, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि यहाँ पे ऑथर ने बताई। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है। तो ओनर्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन स्टिल ऑन द विमेन NFHS 5। तो नेशनल हेल्थ फैमिली हेल्थ सर्वे का ये कहना है कि जो ओनर्स है अभी भी कॉन्ट्रासेप्शन का, दैट इज स्टिल ऑन द विमेन। मेल स्टिल आर नॉट प्रेफरिंग द यूज ऑफ कॉन्डम्स एंड ऑल। दिस इज व्हाट हैज बीन सेड इन दिस आर्टिकल। यहाँ पे देखो लिखा है लेस देन 1 in 10 men use condoms in India while nearly 4 in 10 women undergo sterilization to avoid pregnancy। तो इंडिया में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा इशू है कि स्टरलाइजेशन की जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो फैमिली प्लानिंग की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट इज कंसीडर्ड एज अ वर्क ऑफ द फीमेल पार्ट, है ना। यानी कि वो विमेन का हिस्सा माना जाता है कि दैट इज कंसीडर्ड टू बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द विमेन, मतलब कि उनका बर्थ राइट है उसमें, है ना। और यहाँ पे मेल जो है दे आर रनिंग अवे फ्रॉम देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे आर नॉट यूजिंग द कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स जो यूज करने चाहिए, दे आर नॉट यूजिंग दीज कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स, एंड पूरी की पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो किस पे चली आती है, दैट इज ऑन द विमेन। तो दैट इज व्हाट हैज बीन मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल। वही चीज ऑथर ने बताई कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे अगर देखें तो रूरल एरियाज में
कंडीशन और ज्यादा पुअर है, मतलब कि वहां पे कॉन्ट्रासेप्टिव्स यानी कि कॉन्डम्स का यूज तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। दूसरी चीज ये थोड़ा ज्यादा है अर्बन में, बट स्टिल इट इज वेरी लेस, है ना। अर्बन में एज कंपेयर टू रूरल ज्यादा है, लेकिन स्टिल इट इज वेरी लेस, बट मतलब कि लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टिल लाइज ऑन द विमेन पार्ट कि वो स्टरलाइजेशन कराएं या फिर वो फैमिली प्लानिंग सोचें, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर ही है। दैट हैज बीन मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल। यहाँ पे कुछ फैक्ट्स देखो लिखे हैं। फीमेल स्टरलाइजेशन अर्बन एरियाज में 36.3% हो रहा है, रूरल एरियाज में 38.7% हो रहा है, ठीक है ना। और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग जो एवरेज है वो 37.9 है, और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 में ये 36 था, मतलब कि फीमेल स्टरलाइजेशन हैज इंक्रीज्ड फर्दर, है ना, इंक्रीज्ड फर्दर। कॉन्डम्स का यूज भी इंक्रीज हुआ है। अगर आप देखें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 में 5.6% था, अभी 9.5 है, बट स्टिल इट इज वेरी लेस एंड इट इज लेस देन द फीमेल पार्ट, ठीक है ना। फिर मेल स्टरलाइजेशन तो बहुत पुअर है, जितना NFHS 4 में था उतना ही NFHS 5 में था, मतलब यहाँ पे कोई इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिला है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी भी वही फीमेल के ऊपर ही डाल दी जाती है। दैट इज व्हाट हैज द मेल दे आर डूइंग। इंडियन ओरिजिन पराग अग्रवाल टू रिप्लेस डॉर्सी एज द ट्विटर CEO। तो IIT बॉम्बे एल्यूमिनस, यहाँ पराग अग्रवाल जी जो है, ही हैज बिकेम द न्यू CEO ऑफ ट्विटर एंड ही विल बी रिप्लेसिंग जैक डॉर्सी, ठीक है। तो जैक डॉर्सी को ये रिप्लेस करेंगे पराग अग्रवाल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं क्या कोई और न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में डिस्कस करना है। तो यहाँ पे कास्ट सेंसस के रिगार्डिंग गवर्नमेंट का जो लॉजिक है वो बता देता हूं आपको मैं। कास्ट सेंसस करने से गवर्नमेंट ने मना कर दिया है, उसके उन्होंने 2-3 रीजंस दिए हैं, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको बता दूं कि गवर्नमेंट ने कहा क्या है। गवर्नमेंट ने अपने एफिडेविट में ये चीज क्लियर की है कि जुडिशरी जो है, जुडिशरी कैन नॉट डायरेक्ट द गवर्नमेंट टू कंडक्ट अ कास्ट सेंसस। यहाँ पे गवर्नमेंट ने अपने एफिडेविट में क्लियर लिखा है कि जुडिशरी कैन नॉट डायरेक्ट द गवर्नमेंट टू कंडक्ट द कास्ट सेंसस, क्योंकि एक पॉलिसी डिसीजन है ना, ये पॉलिसी डिसीजन है नॉट टू डू सो। एंड ये चीज उन्होंने एक्सप्लेन की। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कास्ट सेंसस में बहुत ज्यादा लॉजिस्टिकल कॉस्ट जो रहेगी वो इन्वॉल्व रहेगी, बहुत सारा मैन पावर, और ये अनफीजिबल एक्सरसाइज है। दिस इज एन अनफीजिबल एक्सरसाइज, ठीक है ना। गवर्नमेंट ने ये कहा है। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि द प्रिपरेटरी वर्क फॉर अ सेंसस स्टार्ट 3 to 4 years अर्लियर, मतलब कि कोई अगर सेंसस करना है तो उसका जो प्रिपरेटरी वर्क है वो 4-5 साल पहले स्टार्ट हो जाता है। और ये ऑलरेडी पैंडेमिक के कारण डिले हो चुका है 2021 का सेंसस, तो उसको हम फर्दर डिले नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चनर्स ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं और उनको प्रिपेयर कर लिया गया है, दोबारा से वो प्रिपेयर नहीं होगा। इट कैन नॉट इंक्लूड द कास्ट क्वेश्चन। तो ये लीगली जो है मतलब ये टास्क वाइज देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा इसमें टास्क लगेगा, सरमाउंटेबल टास्क है, और इसमें बहुत ज़्यादा मैन पावर भी इन्वॉल्व रहेगा। ये सारी चीज़ें ऑथर ने यहाँ पे बताई है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे यहाँ पे एक है नेशनल कोर्ट्स ऑफ अपील। तो यहाँ पे 2 व्यूज हैं। एक है कि यहाँ एक नेशनल कोर्ट ऑफ अपील होना चाहिए। नेशनल कोर्ट ऑफ अपील का मैं आपको रीजन बताता हूँ। क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का जो मेन काम था वो क्या था। सुप्रीम कोर्ट का मेन काम था कि जो सीरियस क्वेश्चंस ऑफ लॉ है उनको देखना, जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस है उनको देखना, है ना। ये सारी जो चीजें थी वो इसका मेन टास्क था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारे अपील्स भी जाते हैं। ऑब्वियसली बात है, अगर आप सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग देखें तो वो 5 दिन अगर वर्किंग कर रहा है सपोज, तो एवरी वीक द कोर्ट स्पेंड्स 3 days इन फाइनल हियरिंग ऑफ द केसेस, 2 other days are meant for admission of fresh cases। तो 2 दिन अपने वो स्पेशल लीव पिटीशन को लेने में बिताता है। अब देखो क्या होता है, जब केस आता है तो सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं कि तुरंत केस को पढ़ना शुरू कर दे, क्योंकि फाइलें आती है बड़ी बड़ी, केस आ रहा है तो वो कम से कम 150, 200, 500 पेज की फाइल आती है एक केस की। तो अब उसको जब वो पढ़ना है तो वो उसको बाकी टाइम में पढ़ना है, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट अपनी बहुत सारी एनर्जी और अपना बहुत सारा जो इंटेलेक्ट है ना, वो ऐसे सिंपल, कई बार बहुत ही बेकार केसेस में जो हाई कोर्ट से आते हैं अपील के रूप में, उनको देखने में बिता देता है। एंड इसका जो रियल टास्क था कि यानी कि जो मेन काम था कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस को, लॉ के क्वेश्चंस को करना, वो कहीं ना कहीं मिस हो रहा है। तो ऐसे में सजेशन ये दिया जाता है कि आप एक नेशनल कोर्ट ऑफ अपील बना दें, जिसकी आप रीजनल ब्रांचेस रखें अलग अलग जगह पूरे इंडिया में,
और उससे क्या होगा कि इनका टास्क कम होगा। इस अपील वाले जो आते हैं हाई कोर्ट से, जितने भी अपील के क्वेश्चंस आएंगे वो सारे ये लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट हैज बीन सजेस्टेड इन दिस आर्टिकल, ठीक। इसके अलावा दूसरा इसका एडवांटेज ये होगा कि जब नेशनल कोर्ट ऑफ अपील अलग अलग जगह खुल जाएगी तो जो लोग अभी तक सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे बार बार, केवल सबको दिल्ली आना पड़ता है, एवरीवन हैज टू कम टू दिल्ली नाउ, है ना। ये दिल्ली था तो सबको दिल्ली आना पड़ रहा था, चाहे इररिस्पेक्टिव ऑफ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ ईस्ट, सब दिल्ली आ रहे थे। लेकिन अगर आप नेशनल कोर्ट ऑफ अपील बना लेते हो और उसके अलग अलग ब्रांचेस आप खोल देते हो तो लोगों के पास जस्टिस उनके करीब आ जाएगा। तो जस्टिस जो है वो डिस्टेंट नहीं रह जाएगा, वो उनके करीब आ जाएगा। वहीं पे इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट भी ऑथर यहाँ पे देते हैं कि उन्होंने कहा कि देखो जो मेन प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो एक्चुअली में नेशनल कोर्ट ऑफ अपील के ना होने से नहीं आ रही हैं, वो आ रही हैं क्योंकि अपील के केसेस बहुत ज्यादा जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। आपने ये चीज मानी है। तो यहाँ पे सुहृद पार्थ सारथी का ये कहना है कि अगर आप लोअर जुडिशरी को अगर आप इंप्रूव करें, वहां पे जो चैलेंजेस हैं उनको दूर करें, प्लस हाई कोर्ट को आप फाइनल एपीलेट अथॉरिटी बना दे क्रिमिनल और सिविल ऐसे केसेस के लिए, तो फिर आप इस चीज से मुक्त हो सकते हैं। तो यहाँ पे लोअर जुडिशरी को इंप्रूव करने का दूसरा सजेशन जो है वो दिया गया है। So that is another thing which has been mentioned in this article. I hope you got clarity. That is it for the day. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.